यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 में लगभग 2 महीने बच गए हैं। 24 मई को पेपर होना है। ऐसे में सबके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है, घबराहट होती है कि ये लास्ट के जो 60 डेज है, इसकी हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि हम प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सकें। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे, इसी स्ट्रेटेजी पे डीप चर्चा करूंगा ताकि आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स 2026 को पेपर देने जा रहे हैं, वो लास्ट के 60 डेज अपना बेटर प्लान कर सकें, जिससे कि वो अपना एग्जाम क्लियर कर सके। चलिए, मैं ज्वाला सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का धाता आईएएस में, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले तो मैक्सिमम बच्चों का ये सवाल होता है कि क्या इस अंतिम 60 दिनों में तरीके से प्रिपरेशन करके हम प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? तो देखिए बाबू, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके लिए काफी स्ट्रेटेजी से, काफी प्लानिंग से हमें तैयारी करना होगा। लास्ट 60 डेज को बहुत इफेक्टिव बनाना होगा, तो हम बिल्कुल प्रीलिम्स एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना होगा कि आपका अगर फाउंडेशन क्लियर है, तभी आप लास्ट के 60 डेज को प्लान करके यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। अन्यथा आपको फाउंडेशन पे मेहनत करने की जरूरत है। भटकाव से ज्यादा बेहतर है कि हम अपना बेस तैयार करें और उसके बाद हम प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जाएं। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन रेडी है और आप एडवांस की सोच रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको एक नजरिया मिलेगा कि आखिर हमें लास्ट के 60 डेज कैसे प्लान करना है। सबसे पहले तो हमें यह सोचना होगा कि इस 60 दिनों में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा कि यूपीएससी एग्जाम में क्या करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। क्योंकि ऐसे भी समाज में बहुत सारी ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि यूपीएससी एग्जाम समुंदर से भी गहरा है और इसे पार पाना मुश्किल होता है। ऐसी धारणाओं की वजह से विद्यार्थियों में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होता है कि वो दुनिया भर के तमाम तरीके के स्टडी नोट्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं अंतिम दिनों में, और ना ही वो उस स्टडी नोट्स को पढ़ पाते हैं, ना ही जो उनके पास अपना पहले से रखा हुआ बुक्स या नोट्स है उसको रिवाइज कर पाते हैं, जिसके कारण एग्जाम सेंटर में जाने के बाद उन्हें सारे सवाल एक जैसे ही दिखाई देने लगते हैं। और कई विद्यार्थी तो क्वेश्चन आने के बावजूद भी, उसका आंसर पता होने के बावजूद भी गलतियां कराते हैं, मिस्टेक कराते हैं, और घर आने के बाद सोचते हैं कि ये गलती कहाँ हुई। तो ये गलती आपसे भी ना हो, इसलिए इस स्ट्रेटेजी प्लान को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या नहीं करना है। तो एक बात ध्यान रखिए, आपको नई किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, नए कोचिंग मटेरियल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, और टेलीग्राम टेलीग्राम पीडीएफ खोजने के लिए नहीं भटकना है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज पहले से रखा हुआ हो, सिर्फ उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है और मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। यही आपका एग्जाम क्लियर करने का बेस होगा, यही आपका ब्रह्मास्त्र होगा। अब लिमिटेड सोर्सेज में आपको क्या देखना है? तो आप अगर कहीं पे कोचिंग कर रहे हो, वहां के स्टडी मटेरियल आपके पास होगा। आपने अगर कहीं क्लासेस किया हो, उस क्लासेस का क्लास नोट्स आपके पास होगा, या फिर एक आध आपके पास हर सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बुक होगा। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, या फिर बिपिन चंद्रा, या फिर मध्यकाल के लिए सतीश चंद्रा, ऐसी किताबें आपके पास रखी होंगी। अगले 60 दिन तक आपको सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। एक स्पेशल अनाउंसमेंट मेरा धाता आईएएस स्टूडेंट्स के लिए है
कि अगर आप धाता आईएएस में पढ़ाई करते हैं तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक को उठाने की जरूरत नहीं है। जो स्टडी मटेरियल आपको आपके संस्थान के द्वारा अवेलेबल कराया गया है, जो क्लास नोट्स आपके टीचर के द्वारा आपको क्लास में लिखवाया गया है, आपको उन्हीं पे फोकस करना है, उन्हीं को बारंबार रिवाइज करना है और उसको करेंट अफेयर से लिंक करना है। यानी कि करेंट अफेयर्स में जो भी घटनाएं चल रही हैं उसको आप अपने स्टैटिक पार्ट से ऐड कीजिए। डिटेल में इस पे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि जीएस कैसे पढ़ें और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। ये 2 वीडियोस मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहां से जीएस को इंटरलिंक करना सीख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि लिमिटेड रिसोर्सेज ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको इधर-उधर नहीं भटकना है। अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करना है और इस शॉर्ट नोट्स का बारंबार रिवीजन करना है। ध्यान रखिए, सोर्सेज को कम रखना है, रिवीजन को ज्यादा रखना है। यही तरीका होता है प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब ये तो हो गया कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा हमें और क्या-क्या प्लान करना चाहिए। तो दूसरा हमारी प्लानिंग होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पीवाईक्यू को लेके। अब पीवाईक्यू के लिए बेहतर तो ये होगा कि आप पिछले 25-30 सालों के पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करें, उसका एनालिसिस करें। लेकिन अगर आपके लिए 25-30 साल का पीवाईक्यू ज्यादा हो जा रहा है तो आप कोशिश करें कि कम से कम 2014 के बाद का, 2014 से 2025 तक लगभग 11 सालों का पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए और इस पीवाईक्यू को आप एनालिसिस कीजिए, इसके ऑप्शंस का एनालिसिस कीजिए। अगर पॉसिबल हो करंट से आप उसको लिंक कर सकते हैं उसके ऑप्शंस को, तो आज के डेट के भी करंट से उसको लिंक करने का प्रयास कीजिए। साथ में देखिए कि कैसे उन सवालों में यूपीएससी ट्रैप क्रिएट करता है आपको फंसाने के लिए। कैसे यूपीएससी आपसे आपकी एलिमिनेशन मेथड को जानना चाहता है। क्योंकि देखिए बाबू, जब आप सेलेक्ट होते हैं एज अ आईएएस या एज अ आईपीएस, तो आप फिल्मों में देखते होंगे कि दुनिया भर के ऐसे काम होते हैं जिसमें साक्ष्य बहुत कम होता है सामने, लेकिन उसको कनेक्ट करके हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। अब वो जो पावर है ना, ऐसा नहीं है कि आपको सर्विस में जाने के बाद आपको डेवलप करना पड़े। इसे आप अपने तैयारी के दौरान ही डेवलप करते हैं। आगे चलते हैं और फिर हमें उसमें क्या करना है, उस जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, पैटर्न को समझना है। आपको जो क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में दिख रहा है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू में जो पहला ही क्वेश्चन था वो निवेश से रिलेटेड था, इन्वेस्टमेंट से। तो आपको क्या करना चाहिए, निवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और अभी के दौर में, करेंट समय में निवेश को लेके यानी इन्वेस्टमेंट को लेके क्या प्लानिंग चल रही है, क्या करंट में इससे रिलेटेड इश्यूज है, मुद्दा है, उसको आपको थोड़ा नजर रखना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ही जब आप क्वेश्चन लेके बैठेंगे एग्जाम हॉल में, तो आपके क्वेश्चंस का सही होने का जो आंकड़ा है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये फॉर्मेट है यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने का। अब ध्यान रखिए, अब आपको क्वेश्चन से पढ़ना है, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अब इस 60 डेज प्लान को हम लोग क्या कर सकते हैं, फेज में बांट सकते हैं। फेज 1, फेज 2। यानी फेज 1 यानी कि हम इसमें 10 से 20 दिन को कंसीडर कर सकते हैं कि अगले 20 दिन तक हमें क्या करना है, स्टैटिक सब्जेक्ट जो हैं जैसे पॉलिटी हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इनको रिवाइज कर जाना है। अगले 20 दिनों में हमें इसका रिवीजन कर जाना है, इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है ताकि उसको हम बार बार रिवाइज कर सके। डेली 3-4 घंटे हमें रिवीजन पे देना है इन स्टैटिक पोर्शन का। प्लस साथ में कोशिश करना है कि डेली कम से कम 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। अब मान लीजिए कि आप पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं,
तो पॉलिटी का आपने आज रिवीजन किया तो कोशिश कीजिए कि पॉलिटी से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज आज ही आप सॉल्व करें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं और क्वेश्चन देख के आपको डर लगना बंद हो जाए। फिर लेट सपोज आप हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं अगले दिन, तो अगर हिस्ट्री का कर रहे हैं तो फिर आपको हिस्ट्री का एमसीक्यू करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप पॉलिटी का रिवीजन कीजिएगा तो पहले कंप्लीट कीजिएगा पॉलिटी, यानी कि जो स्टैटिक पार्ट आपके क्लासरूम में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा या फिर आपके कोचिंग संस्थान ने पढ़ाया होगा या फिर लक्ष्मीकांत वगैरह जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स है, अगर उससे भी अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए पहले पॉलिटी कंप्लीट करें, चाहे इसके लिए आप 4 दिन ले लें। उसके बाद फिर हिस्ट्री को उठाएं, फिर ज्योग्राफी को, फिर इकोनॉमी को। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को बोरिंग लगता हो एक ही सब्जेक्ट बारंबार पढ़ने में, कि यार कल भी हमने पॉलिटी पढ़ा, आज भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम आपके लिए इतनी ही छूट है कि एक सब्जेक्ट के साथ एक और ले सकते हैं बस। ये गलती नहीं करना है कि आप चारों सब्जेक्ट उठाए और एक साथ पढ़ना शुरू कर दिया, ये गलती आपको नहीं करना है। डेली आपको 3-4 घंटे रिवीजन के लिए रखना है और 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे रखना है। साथ में करंट अफेयर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको 1 से 2 घंटे आपको करंट अफेयर के लिए भी रखना है। तो कुल मिला के हमें डेली का अगर तरीके से देखें तो हमारे पास 8 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए कि 8 घंटे हमें पढ़ाई करना है अगले 60 दिनों तक। अब ये फेज 1 में आपका रिवीजन हो गया, स्टैटिक पार्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, करंट अफेयर्स से उसे अटैच कर लिया, थोड़ा एनालिसिस कर लिया करंट अफेयर का। अब आपका शुरू होगा फेज 2। फेज 2 यानी कि 20 दिन से लेके अगले 40 दिन तक, यानी कि जो सेकंड 20 डेज है उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हर हफ्ते में कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक लगाना है। मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस पेपर, कम से कम हफ्ते में 2 प्रैक्टिस पेपर 2-2 घंटे का बैठ के 100 क्वेश्चन का आपको हफ्ते में 2 पेपर लगाना चाहिए। आपको साथ में रॉन्ग क्वेश्चंस का नोटबुक मेंटेन करना है। रॉन्ग क्वेश्चंस का नोटबुक यानी कि अगर हम कोई क्वेश्चन चाहे हम प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लगा रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है तो वो किस कारण से गलत हुआ है, उसमें क्या हमें फैक्ट नहीं पता था या हमारा कॉन्सेप्ट गलत था, किस कारण से गलत हुआ है, उसे आपको अपने नोटबुक में मेंटेन करना है, लिखना है, ताकि आप हफ्ते में एक आध बार उस पे नजर मार के उसको आप तैयार कर सके। ध्यान रखिए, यूपीएससी की तैयारी अगर आप प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी कमजोरियां छुपाना नहीं है, अपनी कमजोरियों पे काम करना है, उसे मजबूत बनाना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है रॉन्ग क्वेश्चंस नोटबुक मेंटेन करना। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ एक नोटबुक में लिखिए, उसके कॉन्सेप्ट को लिखिए, गलती क्या हुई है उसको लिखिए, ताकि दोबारा आप उसका रिवीजन कर सके। जो भी आपकी वीक एरिया लग रहा है, यानी कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको वहां पता चल जाएगा कि आपकी हिस्ट्री वीक है, आपका इन्वायरमेंट वीक है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीक है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कमजोर है। आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक्स्ट्रा एफर्ट देना है और उसको बारंबार रिवीजन करना है। और ध्यान रखिए, सीसेट को हल्के में मत लीजिएगा। सीसेट कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जीएस तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन सीसेट में फंस जाते हैं। तो आपको सीसेट के लिए भी बहुत स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी और अल्टरनेट डे पे अगर आप चाहें तो डेली भी 1 घंटा दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और डेली 1 घंटा नहीं दे रहे हैं तो आपको अल्टरनेट डे पे सीसेट के लिए 1 घंटा देना चाहिए। ये कंपलसरी है, हमेशा याद रखिए। आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है अपने प्रैक्टिस पे, अपने एनालिसिस पे। अब आते हैं लास्ट के 20 दिन।
हमने 20-20 दिन के 3 फेज बना दिए हैं कि हर विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। अब जो लास्ट के 20 दिन बचते हैं उसे फाइनल वार मोड में हमें जाना है। फाइनल युद्ध है महाभारत का ये। इसमें कुरुक्षेत्र की भूमि सजेगी 24 मई को और लगभग 14 लाख लोग इस युद्ध में उतरेंगे। अब इसमें आपको जीत के आना है। तो आपका फेज 3 का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? तो इसमें आप सिर्फ रिवीजन करेंगे और मॉक एनालिसिस करेंगे। यानी कि आपने मॉक टेस्ट में क्या गलती किया वो आपको एनालिसिस करना है। आपको और एक्स्ट्रा मॉक लगाने चाहिए। पीवाईक्यू क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए। यानी कि इसमें आपको क्वेश्चंस से घिरे रहना है और क्वेश्चंस के साथ में आपको एनालिसिस करना है उन प्रश्नों का और रिवीजन करते जाना है इन क्वेश्चंस का। और फोकस करने वाला एरिया आपका रहेगा इन्वायरमेंट। बहुत से बच्चे इन्वायरमेंट में गलती करते हैं। कारण क्या है? इन्वायरमेंट का जो प्रश्न बनेगा वो एज इट इज नहीं बनता है। वो किसी स्पेसीज का नाम पूछ लेगा जो विलुप्त हो रहे हों, या फिर थोड़ा सा केमिस्ट्री से अटैच कर देगा, और या फिर वो थोड़ा सा बायोलॉजी वाला पार्ट ले लेगा। और ये ऐसा नहीं है कि प्रॉपर साइंस में चला जाएगा। वो जो हमारा अभी का ह्यूमन लाइफ का जो इम्प्लीमेंटेशन है जिस चीज का, उसी को वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है। तो इन्वायरमेंट वाले पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करना जरूरी हो जाता है। करेंट अफेयर्स ये तो संजीवनी है, बिना इसके कुछ होने ही नहीं है। तो इसको तो लगातार लेके चलना है पहले दिन से। मैप्स वगैरह पे थोड़ा सा फोकस करना है कि मैप गलत ना हो। अगर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आए गलत ना हो। और मैप क्या करता है? आपके मेमोरी को शार्प बनाता है। एक बार आप मैप में चीजों को देख लेते हो तो वो लंबे समय तक याद रहता है। प्लस पॉलिटी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हो गए या फिर जजमेंट हो गए सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, तो इन सारे जो फैक्ट्स रिलेटेड चीजें हैं पॉलिटी का, उसको भी आपको बारंबार रिवीजन करना है, देखते रहना है। और हफ्ते में कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक लगाने हैं। सेकेंड वाले फेज में हफ्ते में 2 मॉक, थर्ड वाले फेज में हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो भी फुल लेंथ 100 क्वेश्चन का 2 आवर्स का। आप इसके लिए चाहे किसी भी संस्था का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। खुद हमारा भी टेस्ट सीरीज धाता आईएएस का टेस्ट सीरीज अगले संडे से रिलीज हो रहा है। आप चाहें तो वहां भी मॉक ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को कठिन बनाने के चक्कर में ऐसे फैक्ट्स पूछते हैं जिन फैक्ट्स का कोई औचित्य ही नहीं होता है, कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ऐसे ऐसे कठिन फैक्ट्स पूछते हैं सिर्फ क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए। लेकिन अगर यूपीएससी का स्ट्रेटेजी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी फैक्ट्स को कठिन नहीं बनाता, वो कॉन्सेप्ट पूछता है आपसे। वो आपके लिए ट्रैप क्रिएट करता है। वो आपके एलिमिनेशन मेथड को चेक करना चाहता है, वो आपके एनालिसिस को चेक करना चाहता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज तैयार कराया है। वो टेस्ट सीरीज जिसके क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, लगभग 200 क्वेश्चंस पॉलिटी के अगर आप कर लेते हैं तो पॉलिटी का कोई भी सेक्शन नहीं छूटेगा। सेम इकोनॉमिक्स के लिए भी है, सेम आपका हिस्ट्री के लिए भी है। तो इस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद और ज्यादा प्रीलिम्स को लेके आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप फील करेंगे कि आपका जो मॉक टेस्ट आपने दिया था वो सच में आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। आगे हम देखते हैं सीसेट स्ट्रेटेजी। सीसेट को मैंने पहले भी बताया, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बहुत से एस्पिरेंट्स जीएस क्लियर करते हैं लेकिन सीसेट में फेल हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए डेली 1 आवर सीसेट प्रैक्टिस रखिए।
शुरुआती दौर में आप अल्टरनेट डे पे रख सकते हैं, लेकिन लास्ट के जो 20 दिन बचेंगे उसमें आपको डेली 1 आवर सीसेट प्रैक्टिस करना है, चाहे उसके क्वांट के पार्ट का हो या रीजनिंग के पार्ट का हो या कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट का हो, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। साथ में आपको गेस वर्क टेक्निक भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। गेस वर्क टेक्निक क्या होता है? मान लो किसी क्वेश्चंस का आंसर हमको नहीं पता और हम वो मिनिमम क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम 50 या 60 के आंकड़े को पार कर पाएं, 50 क्वेश्चंस हम कर पाएं। अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन कर ले गए, फिर तो बिल्कुल सेफ जोन में हो, फिर तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी गेस करने की जरूरत नहीं, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस आप 40-40 के आसपास जाके फंस गए हो, तो फिर मजबूरी हो जाती है कि आप कम से कम 30-35 क्वेश्चन में गेस करके आंसर दो। अब ये गेस करने के लिए क्या होता है? तो देखो, इसमें कुछ एलिमिनेट करने के लिए कुछ तकनीक होती है। जैसे मान लो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया है, जैसे मान लो किसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इसको हम थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में लेते हैं कि लिखा गया, अगर मैं कहूं कि केवल मैं ही सही हूं, तो अगर मैंने ये लगा दिया शब्द केवल मैं ही सही हूं, तो ये तो भाई कहीं से भी जायज नहीं होता ना कि केवल मैं ही सही हो सकता हूं। पॉसिबिलिटीज है कि और भी लोग सही हो सकते हैं। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, उनको आपको समझना होगा कि वो मैक्स टू मैक्स गलत होते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, गेस वर्क आप तभी और बेहतर से कर पाओगे जब आप बारंबार रिवीजन किए होगे, बारंबार आपने अपने मॉक दिए होगे, अपनी तैयारी अच्छे से किए होगे, तभी गेस वर्क काम करता है। आप बजरंग बली का नाम लेके या दुर्गा माता का नाम लेके जय करके टिक मारने वाला काम मत करना, क्योंकि यूपीएससी उससे नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका रिवीजन सही है तो कुछ क्वेश्चन आप गेस करके भी सही कर सकते हो। आगे चलते हैं बेटा, और हम देखते हैं कि हमारा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो आप लगभग 8 से 10 घंटे का शेड्यूल अपना डेली का बनाइए, जिसमें आप 3 घंटे स्टैटिक रिवीजन के लिए रखिए, 2 घंटे दोपहर का आप करंट अफेयर का रखिए। अच्छा, मैंने मॉर्निंग का ही स्टैटिक रिवीजन का क्यों दिया? क्योंकि रात भर सोने के बाद आपका दिमाग शांत होता है, जब सुबह हम उठते हैं तो वो रिफ्रेश रहता है ब्रेन, और तब हम अगर कुछ रिवीजन करते हैं तो लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहता है। अभी बॉडी थकान नहीं फील की होती है, ब्रेन थकान नहीं फील किया हुआ होता है, तो ऐसे में मॉर्निंग का टाइम रिवीजन के लिए बेहतर होता है। तो 3 घंटे आप स्टैटिक रिवीजन के लिए रखिए, 2 घंटे आप रखिए करंट अफेयर के लिए, 2 घंटे आप रखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, और रात का 1 घंटा रखिए सी सेट के लिए। आपको इसी स्ट्रेटेजी पे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, इसी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है, यही डेली प्लान इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि आपका जो समय है बहुत ज्यादा इफिशियंसी के साथ निकला, आपका जो पढ़ाई है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो चुका होगा। आपको लास्ट में 1 आवर एरर एनालिसिस रखना है। एरर एनालिसिस कि अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, अगर आपने सी सेट प्रैक्टिस किया, तो कहाँ गलती हुई, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ वो कहाँ गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, आपको उसमें से क्या नहीं पता था जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो अगर आप इस तरह से डेली के 8 से 9 घंटे या 10 घंटे का आप अपना डेली रूटीन बनाते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत मजबूती के साथ जाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम देने। ध्यान रखिए, अभी भी आपके पास 2 महीने के करीब है जहां आप बेहतर कर सकते हो। फाइनल मैसेज है हमारा, सिलेक्शन का डिसीजन आज होता है, सिलेक्शन एग्जाम हॉल में नहीं होता है। आज जो हम डिसीजन लेते हैं, आज हम जो प्लानिंग करते हैं, वही हमारा सिलेक्शन कराता है, एग्जाम हॉल में हमसे क्वेश्चन कराता है। तो याद रखिएगा, सिलेक्शन तभी होता है जब आप डिसाइड करते हैं
कि अगले 60 दिन हमारा किस डिसिप्लिन में बीतेगा, कैसा बीतेगा, हमको सिलेक्शन लेना भी है कि नहीं लेना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फोकस्ड रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। प्रीलिम्स एग्जाम को बिल्कुल हल्के में मत लें, प्रॉपर प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के साथ आप एग्जीक्यूशन करें। इसी के साथ आप सभी को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि आज से आप लोग अपनी प्लानिंग शुरू कीजिए नेक्स्ट 60 डेज का और इस पे वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम आपकी किसी प्रकार से और मदद कर सकते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये पीडीएफ आपको धाता आईएएस के एप्लीकेशन पे यूट्यूब सेक्शन में मिल जाएगा।